Hey guys, very warm welcome to your next lecture for CA इंटर ऑडिटिंग। एंड हम लोग लास्ट चैप्टर में है, बस कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे बचे हैं, 6 स्टैंडर्ड्स हमारे बचे हैं। आपको याद है कौन से 6 स्टैंडर्ड बचे बच्चा? बोलो फटाफट फटाफट फटाफट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था 2 स्टैंडर्ड्स पढ़ने के लिए, 402 450। ये 2 स्टैंडर्ड्स पढ़ने के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था। 402 जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सेंचर वाला, आपको याद रहेगा। 2 बार एग्जाम्पल ले चुके हैं वो, पेरोल के टाइम भी एक बार लिया था, हम लोग डिस्कस करा था एकदम अच्छे से उसको। एंड उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था जब हम इंडेक्स लिखा के दे रहे थे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का। उसके बाद में 450 जो भी बहुत ही एकदम छोटा सा स्टैंडर्ड है, मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शनली बहुत बातें नहीं करी, बट काफी इजी है कि जो भी आपके मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई होते हैं ना, कि माने जो होना चाहिए जो है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको मिसस्टेटमेंट बोलते हैं हम। बोलो याद है क्या? एकदम अच्छे से। सो ये मिसस्टेटमेंट जो आइडेंटिफाई हुए, इनको इवैल्यूएट कैसे करें, इनको कैसे समझे, इसका कितना इंपैक्ट आएगा, कैसे आएगा, कहाँ पे कंसिडरेशन करना है, तो वो इवैल्यूएशन वाला पार्ट इस स्टैंडर्ड में बात करी गई है। 450 जो आपने पढ़ा होगा तो एकदम अच्छे से समझ गया होगा आपको, ठीक है। नहीं समझा तो एनीवेज हम लोग पढ़ने वाले, उसकी कोई चिंता ना करो। सो ये 2 स्टैंडर्ड्स का मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई बिलीव आप लोगों ने कर लिया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट 4 स्टैंडर्ड जो हमारे अभी बचे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जिसमें से एक है 540 नंबर। ये बात करते हैं अबाउट द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, कि जहां पर भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आएंगे, सो जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करता है वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में कैसे ऑडिट करे एंड उनके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स के बारे में। देन हमारे पास 600 का जो सीरीज है, 600, 610 एंड 620। 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, अनदर ऑडिटर, जैसे ब्रांच ऑडिटर का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। 610 नंबर जहां पे इंटरनल ऑडिटर का काम आप लोग यूज करोगे, एंड 620 तो सर एकदम 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 इंपॉर्टेंट है, जहां पे ऑडिटर्स एक्सपर्ट का हम लोग काम का यूज करते हैं, एक्सपर्ट के काम का यूज करते हैं, दैट्स इट। एंड एक्सपर्ट में हमें बताया मैनेजमेंट ऑडिटर्स एक्सपर्ट, 2 टाइप के एक्सपर्ट रहेंगे। सर कैसे क्या है, ये सब चीजें एकदम अच्छे से इस लेक्चर में पढ़ेंगे, एंड इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे पूर्ण विराम देंगे, समझे ना। चलो शुरू करते हैं आज का इस लेक्चर एकदम एकदम अच्छे से 402 के साथ। तो बोलो साहब 402 के साथ। चलो साहब, सो 402 नंबर में हम लोगों ने क्या डिस्कशन करा था, एक बार फटाफट से वो एक्सेंचर वाला एग्जाम्पल फिर से एक बार दे देता हूं आपको, तो आप लोगों को एकदम अच्छे से याद आ जाएगा सब चीजें, ठीक है ना। जिस भी बच्चे को गजनी जैसा फील हो रहा है, उसने कोई गजनी जैसा फील करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो एग्जाम्पल फिर से एक बार देखना। सब हम लोगों ने डिस्कशन करा था, देखो देखो याद करने की कोशिश करना। मैंने बोला मैं हूं एसके ऑडिटर, मैं हूं एसके ऑडिटर। सर कब बन गए? अरे भैया बन गया। देखो भाई, मेरे मन में मुझे जब बनना, जो मैं बन जाता हूं, ठीक है। सो देखो, सो मैंने बोला मैं हूं ऑडिटर, मैं ऑडिट कर रहा हूं। किसका ऑडिट करूं रे? बोलो सर मैं ऑडिट कर रहा हूं आज विप्रो का, आज मैं विप्रो का ऑडिट कर रहा हूं। तो विप्रो को ऑडिट कर रहा हूं, विप्रो को जाके मैंने पूछा, साहब मैनेजमेंट को जाके मैंने पूछा, ये मेरा कंपनी है जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं, ठीक है, जिन्होंने मुझे अपॉइंट करा है ऑडिटर करके, मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं। अभी मान लो मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूँ, ऑब्वियसली एंगेजमेंट पार्टनर कभी जाते नहीं है ऑन फील्ड एग्जीक्यूशन करने के लिए, बट साहब मान लो मैं काम कर रहा हूँ। मैं गया उनके पास और मैंने उनको बोला साहब मुझे आपका पेरोल का ऑडिट करना। बोले ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उनको पूछा साहब प्लीज मुझे ना आपका पेरोल का प्रोसेस समझाओ, कैसे 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 होता है, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ पे खत्म होता है। बोले काफी ईजी है, बोले काफी इजी है। मैं बोला ठीक है बता दो ना एकदम अच्छे से। सो उन लोगों ने मुझे एकदम अच्छे से समझा दिया। केबिन में एचआर डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट बैठे थे, दोनों साथ साथ एकदम बढ़िया से। एंड वहां पे एक बंदे ने जो पेरोल का सब काम देखता है, वो एक मेन मैनेजर था, उसने मुझे बात करी और मुझे समझाया कि सर ऐसे ऐसे होता है। तो क्या समझा है देख लो साहब, स्टोरी बहुत ईजी है। बोले सर हमारे पास में एम्प्लॉय ज्वाइन होंगे, उनके हम लोग जो ज्वाइन होंगे उनके एचआर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। किसके पास रिकॉर्ड रहेंगे रे साहब? एचआर के पास। प्लीज भैया एक 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 बेसिक चीज, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, पेरोल डिपार्टमेंट इज डिफरेंट फंक्शनली। क्या बोला? फंक्शनली, टेक्निकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजेस द ह्यूमन रिसोर्सेस,
क्या बात करी साहब, एचआर मैनेजेस एचआर। अरे भैया ढोकलो, लोगों का आना, लोगों को जाना, लोगों का साहब मेंटेन करना, आना जाना, अटेंडेंस। पहला वाला आना क्या था, ज्वाइनिंग, लोगों का जाना रेजिग्नेशन, लोगों का प्रमोशन होना साहब वो इंक्रीमेंट वाली बात है, लोगों का आना जाना हर रोज का अटेंडेंस, लीव्स किसने लेनी है, कितनी लेनी है, उनका रिकॉर्ड्स, लीव का रिकॉर्ड, ये सब चीजें मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर के पास है, ह्यूमन रिसोर्स के पास है। एंड इनका जो भी फाइनेंशियल प्रोसेसिंग रहेगा, सैलरी प्रोसेसिंग पार्ट रहेगा, समझे। तो इसके अलावा तो मतलब ज्वाइनिंग, रेजिग्नेशन, रिजाइंड, लीव्स, अटेंडेंस, इंक्रीमेंट, पूरा रिकॉर्ड मेंटेनेंस, पूरा रिकॉर्ड मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास में है साहब, एचआर के पास है। तो उन्होंने मुझे बताया सर देखो ये सब रिकॉर्ड है ना हमारे एचआर के पास होते हैं, ये हमारे एचआर के बंदे ढोकले 3 लोग हैं हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट में जो ये सब चीजें हैंडल करते हैं। अभी विप्रो का एग्जांपल लिया, 3 लोग हैं, अच्छी बात नहीं लगती, तो मान लो ये 3 मेन लोग हैं, ये 3 मेन लोगों के साथ है ना बहुत बड़ी बड़ी टीम हुई, ठीक है। सब देख लो ये हुआ एचआर का काम। अभी इसके बेसिस पे जो भी इन एम्प्लॉयज का मंथली बेसिस पे सैलरी प्रोसेसिंग रहेगा, मंथली सैलरी प्रोसेसिंग है, उनका पेमेंट, उनका अकाउंटिंग, वर्किंग कैलकुलेशन, इसका पार्ट बनता है साहब। देन बोनस, देन ग्रेचुइटी, देन स्टैट्यूटरी ड्यूज। ओ माय गॉड सर क्या क्या बातें हो रही, अरे बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा कर देता हूं, ठीक है। सर ये सब जो चीजें है ना भैया, ये सब जो चीजें है ना, वो बोले हमारे पास है ना सब चीजें नहीं होती। मैं बोला क्या बातें कर रहे हैं, कंपनी आप चला रहे आपके पास सब चीजें नहीं होती। बोले पागल, नहीं नहीं सर ऐसे नहीं है, सुनो देखो उन्होंने मुझे बताया हमारे पास कुछ ना बेसिक लेवल का काम होता है जहां पे बस हम इनपुट रिकॉर्ड्स बनाते हैं। इनपुट रिकॉर्ड्स माने क्या रे, इनपुट रिकॉर्ड्स माने सर सैलरी रजिस्टर बनाना। क्या सैलरी रजिस्टर, क्या ये मंथली बनेगा, यस साहब, तो ये मंथली सैलरी रजिस्टर बनेगा, ये बनाने का काम हम लोग करते। अभी इतना बड़ा कंपनी है विप्रो का, तो ये काम भी ये लोग खुद नहीं करते एक्चुअली में, मैं आपको बोलूं इनका रिपोर्ट बनेगा सिस्टम से, एंड सिस्टम से रिपोर्ट आके थोड़ा बहुत एडिशन ये लोग करेंगे, तो अब इनका सैलरी रजिस्टर बन जाएगा, दैट्स इट। इनपुट रिकॉर्ड्स ये बन गए। यहां से कुछ सर इनपुट रिकॉर्ड्स आएंगे, यहां के कौन से इनपुट रिकॉर्ड जी, एक्चुअली में यहां से इनपुट रिकॉर्ड आएंगे कौन से बंदे ज्वाइन हुए, कौन से रिजाइन हुए, किनका सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, ये सब। अभी देखना ये जो सैलरी रजिस्टर है दिस इज वेरी वेरी बेस लेवल। तो उनको मैंने डिटेल में पूछा सैलरी रजिस्टर में आप कैसे काम करते हैं, बोले सर कुछ नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं ना प्रोसेस। हम तो ये जो रिपोर्ट थे ना, ये एचआर से बस रिपोर्ट आएगा, एक एक्सेल फाइल वगैरह सिस्टम से रिपोर्ट आएगा, मेजरली बड़े बड़े कंपनीज में तो इसका भी सिस्टम रिपोर्ट निकल जाएगा, ये सिस्टम रिपोर्ट्स। उसके बाद में ये रिपोर्ट आएगा सिस्टम से कि सैलरी रजिस्टर सिस्टम के हिसाब से कैसा है, तो ये सिस्टम रिपोर्ट बनेगा, ठीक है। एंड ये दोनों सिस्टम रिपोर्ट, ये मतलब दो नहीं हुए एक्चुअली, ये काफी सारे हुए, ज्वाइनिंग का अलग, रिजाइनिंग का अलग, इंक्रीमेंट का अलग, उसके बाद में सिस्टम रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट्स आएंगे ना, ये रिपोर्ट्स हम लोग भेजेंगे किसी और को, थर्ड पार्टी को, सेंट टू थर्ड पार्टी। बोले क्यों, बोले सर हमारा इसके आगे का जो काम है ना, क्या क्या काम रहेगा इसके आगे, इसके आगे रहेगा फाइनलाइज द सैलरी रजिस्टर, सैलरी रजिस्टर का पूरा पूरा फाइनलाइजेशन करना, माने किसको कितना पेमेंट करना है, कैलकुलेशंस एक्सेट्रा, कैलकुलेशंस वगैरह पूरा वो करना फाइनलाइज। देन सर पेमेंट प्रोसेसिंग करना, पेमेंट प्रोसेसिंग करना,
पेमेंट प्रोसेसिंग करना, पेमेंट प्रोसेसिंग करना, ये सब काम जो होगा ना, ये कोई थर्ड पार्टी करता है। बोले ये जो काम है ना, ये पूरा 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 थर्ड पार्टी करता है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही समझ लो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है रे साहब, मैं फिर से डिटेल में समझा रहा हूं, जिसको याद नहीं ढूंढ लो। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन माने ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइप की सर्विसेज काफी सारे लोगों को देता है। ओह माय गॉड सर, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक्सेंचर का, मैं उसी एग्जाम्पल पे कायम रहना चाहता हूं। तो एक्सेंचर ये सर्विस देता है काफी सारे लोगों को, कि जहां पे वो उनके ये सभी जो पेरोल का काम है ये प्रोसेस करा के देगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है पेरोल प्रोसेसिंग, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पेरोल प्रोसेसिंग। माने क्या किया इन लोगों ने, कुछ नहीं किया रे, इसको बोले सर आउटसोर्सिंग किया। क्या किया, आउटसोर्सिंग। जब तुम ऐसा कोई काम किसी से आउटसोर्स करा रहे हो जहां पे पूरा की पूरा कैलकुलेशन, सब चीजें काम वो कोई थर्ड पार्टी परफॉर्म करेगा आपके कहने के ऊपर, आपके बेस रिपोर्ट्स के ऊपर, तो इन दैट सिनारियो हम लोग कैसा ऑडिट करें। हम तो अभी एक्सचेंजर के पास नहीं जा सकते। मान लो एक्सेंचर ऐसी सर्विस किसी 200 लोगों को देता है, 200 कंपनीज को देता है। ऑब्वियसली एक्सेंचर इतना बड़ा है तो 200 कंपनीज को दे सकता है, उनके कितने सारे क्लाइंट्स रहेंगे साहब। मैंने बोला एक्सेंचर ये सर्विस 200 कंपनीज को देता है। ध्यान रखना, क्या 200 कंपनीज के 200 ऑडिटर्स एक्सेंचर में आके बैठे तो बैंड बज जाएगी एक्सेंचर के, उनका काम संभालेंगे, ऑडिट कराते हैं दूसरा का। सर वो एक्सेंचर में क्यों आएंगे, हमें तो यही नहीं समझ रहा। अरे ढोक लो, ध्यान दो। जब मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो इस कंपनी का ऑडिट करते समय हम लोगों को काफी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये काम सही से हो रहा है क्या, पेरोल प्रोसेसिंग। क्योंकि अल्टीमेटली जितना सैलरी प्रोसेस होएगा उस बेसिस पे कॉस्ट बनेगा, कॉस्टिंग का इंपैक्ट जाएगा मेरे P&L अकाउंट को, लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट को, उसके बाद में प्रोविजंस कुछ बनेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर लिए, तो उसका बेस भी यही कुछ रहेगा। तो सर इन दैट सिनेरियो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या ये सही हो रहा है, एंड ये सही हो रहा है ये तो मुझे चेक करना है एज एन ऑडिटर। बट साहब ये तो काम कंपनी में हो ही नहीं रहा, ये तो काम कोई और कर रहा, तो क्या मैं एक्सेंचर में जाना मुझे सही नहीं लगता? यस एब्सोल्युटली, बेस लेवल पे मुझे लगना चाहिए कि मैं एक्सेंचर में जाऊंगा, ऑडिट करूंगा, बट उनकी प्रैक्टिकेबिलिटी समझ ली भैया स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ने बोले पागल हो गए क्या सब लोग, अगर एक्सचेंजर में जाने लगे तो उनकी बैंड बज जाएगी रे, इसे मत करो। तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं जहां पे हम बोले कि ऐसा कोई काम अगर थर्ड पार्टी से करवा के लेते हो, एंड जो वो थर्ड पार्टी को अगर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोले, उसके कुछ कंडीशंस है कि कब उसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। अगर सर उसको हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया तो इन दैट सिनेरियो हम लोग क्या करेंगे, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग से ऑडिटर अपॉइंट होएगा, एंड वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर रहेगा उसको नाम दिया जाएगा सर्विस ऑडिटर। क्या बोला साहब, उसको नाम दिया जाएगा सर्विस ऑडिटर। एक सेकंड, मुझे बस एक और पेज ऐड करने दो। ऐसे अलग से एक बंदे को सर अपॉइंट करवाएगा कौन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए, इन सब काम का ऑडिट करने के लिए, कि साहब इनके यहां पे ये जो काम हो रहा है किसी और के लिए, मतलब किनके यहां, एक्सेंचर के यहां। एक्सेंचर अभी नीचे ले रहा हूं मैं, ये हुआ एक्सेंचर, जिसको मैंने बोल दिया ये है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग बोलेंगे सर ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग गलत लिखा, ORGANI, जेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यस होना चाहिए। तो भैया दोनों स्पेलिंग होते हैं, प्लीज ध्यान रखना। ये जेड मुझे अभी यूएस वाला आदत लग गया है, यूएस में जेड बोला जाता है उसको, हमारे यहाँ इंडिया में एस बोलते हैं, बहुत ऐसे ही मन में आ गए तो बोल दिया, छोड़ो। एक्सेंचर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। अभी ध्यान दो, विप्रो यहां पे बैठा है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, विप्रो यहां पे बैठा है, एसके यहां पे बैठा है, एसके बैठा पुणे में, विप्रो का भी ऑफिस है पुणे में, एक्सेंचर का भी ऑफिस है पुणे में। ओ माय गॉड कितना बढ़िया, मजा। तो इन लोगों ने इनको काम दिया,
विप्रो एक्सेंचर को कुछ चीजें प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियस है। एक्सेंचर ये सर्विस विप्रो को जैसे दे रहा है वो ऐसे ही सर्विसेज किसी और को दे रहा है, काफी सारे कंपनीज को दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कंपनीज को दे रहा है, एक्स वाई जेड पी क्यू, बहुत सारे कंपनीज को सेम सर्विस दे रहा है सब। मुझे बोलने की बात ये बनती कि एक्सेंचर जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो विप्रो को कुछ सर्विस देगा, ये वाली विप्रो को ये सर्विस देगा वो, एंड नाउ जब विप्रो को ये सर्विस देगा तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ये जो सर्विस दे रहा है ये सर्विस वो सब लोगों को दे रहा है। तो इन दैट सिनारियो इनके यहाँ पे ये सर्विस कैसे अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, इसके लिए इनको किसी और को अपॉइंट करवाना है, एंड अपॉइंटेड किसको, सर्विस ऑडिटर। और मान लो कोई सर्विस ऑडिटर है एबीसी एंड एसोसिएट्स, इनका काम क्या होता है ध्यान रखो, सर्विस ऑडिटर का काम होता है एक्सेंचर में जाओ, एक्सेंचर जो सेम काइंड ऑफ सर्विस जिसके लिए वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उन सर्विस को कैसे परफॉर्म करता है वो देखो। ऑब्वियसली सैंपल बेसिस वगैरह पे ही करेंगे वो लोग भी, बट एक्सेंचर पे जाके, एक्सेंचर के लोकेशन पे जाके एबीसी एंड एसोसिएट चेक करेगा कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पे, क्या ये जो सर्विस एक्सेंचर सबको प्रोवाइड कर रहा है वो अच्छे से हो रहा है क्या, उनके यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कौन से कैसे कंट्रोल्स वर्क करते हैं। कंट्रोल्स फॉर द सर्विसेस प्रोवाइडेड एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान में रखो। एक्सेंचर के और भी काफी सारे काम है भैया, उनका स्टैट्यूटरी ऑडिटर अलग है, ये सर्विस ऑडिटर अलग है। तो एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करके जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए इनके क्या क्या कंट्रोल्स है कि वो सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड हो, क्या वो कंट्रोल्स डिजाइंड है क्या प्रॉपरली, हमारा जो पॉइंट आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वाला वही, इंप्लीमेंटेड है क्या, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे क्या, ये चेकिंग करेगा कौन, ये सर्विस ऑडिटर। एंड इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर चेकिंग करके टेस्टिंग रिपोर्ट, टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड एंड रिपोर्ट इज इश्यूड, परफॉर्म्ड एंड रिपोर्ट इज इश्यूड, रिपोज इट इज इश्यूड टू द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। किसको रिपोर्ट इशू रहा है प्लीज ध्यान रखो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट इशू होएगा, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन माने एक्सेंचर को रिपोर्ट इशू होएगा, ठीक है सर। ये जो रिपोर्ट रहता है ना ये ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं, इसके दो टाइप हो सकते हैं, ये मैंने पहले बात नहीं करी थी इसलिए अभी बात कर रहा हूं, टाइप 1 ऑडिट रिपोर्ट एंड टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट। इसको पॉपुलरली बोला जाता है SOC 1 एंड SOC 2, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, SOC। प्रैक्टिकली इसका SOC रिपोर्ट करके भी नाम होता है, SOC 1 रिपोर्ट एंड SOC 2 रिपोर्ट, माने टाइप 1 रिपोर्ट टाइप 2 रिपोर्ट, ठीक है। मैंने बोला सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है टाइप 1 एंड टाइप 2 में, तो एकदम प्लेन वानिला डिफरेंस अगर बात करूं तो देखो टाइप 1 ऑडिट रिपोर्ट ऐसे होता है जहां पे कंट्रोल्स का टेस्टेड होएगा एट अ पॉइंट इन टाइम, कंट्रोल्स टेस्टेड एट अ पॉइंट इन टाइम। सर इसका मतलब क्या, एक सेकंड में दूसरा बताऊंगा तो इमीडिएटली पिकअप हो जाएगा। एंड टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट्स कंट्रोल्स टेस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओ माय गॉड। और ऑब्वियस है कि ये जो पीरियड रहेगा ये ऑडिट पीरियड रहेगा। समझ गए दोनों का डिफरेंस क्या है? सर नहीं समझा। अरे सिंपल है, देखो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में टाइप 1 मतलब क्या बोलता है, टाइप 1 बोलता है कि साहब कंट्रोल्स टेस्ट हो रहे मान लो एज एट 31 मार्च, क्या मतलब 31 मार्च के दिन क्या कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे, क्या डिजाइंड है, इंप्लीमेंटेड है, दैट्स इट। हमें इसका लेना देना नहीं कि साहब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरा ऑडिट पीरियड ईयर में क्या चल रहा था।
हमें इसका ज्यादा लेना देना नहीं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना क्या हो रहा था, बट एट अ पीरियड ऑफ टाइम 31 मार्च के दिन पे सर टेस्टिंग होएगा एंड रिपोर्ट इशू होएगा। इस दिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर इस दिन सब सही तो रिपोर्ट सर उस बेसिस पे इशू होएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट सर बात करी जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट बोलता है कि सर पूरे के पूरे ऑडिट पीरियड के लिए, फॉर एंटायर ऑडिट पीरियड, ड्यूरिंग एंटायर ऑडिट पीरियड, कि पूरे साल में सर, अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट बोलूं तो ड्यूरिंग द एंटायर ऑडिट पीरियड सर, फॉर एग्जांपल FY 2021-22, कि पूरे 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक पूरे के पूरे 12 महीने में ये कंट्रोल्स अच्छे से काम करे क्या, डिजाइन थे क्या, इंप्लीमेंटेड थे क्या, ऑपरेटेड इफेक्टिवली थे क्या, दैट्स इट। एंड दैट्स व्हाई इन प्रैक्टिकल लाइफ टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट इज फॉलोड। प्रैक्टिकली दिस इज रिलेवेंट, प्रैक्टिकली दिस इज रिलेवेंट। ठीक है, क्लियर विद दिस टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट। सो काफी बार मैंने जब भी वर्डिंग वगैरह नाम लिया रहेगा तो मैंने आपको बोला था कि सब टाइप 2 बोलता था, टाइप 1 का मैं यूजुअली कभी नाम नहीं लेता, क्योंकि टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट इज प्रैक्टिकली फॉलोड ओवर द पीरियड टाइम। ये एट अ पॉइंट इन टाइम का कोई लेना देना नहीं साहब, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का ही टेस्टिंग करा जाता है टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट। नाउ सर अभी क्या होगा, फाइनली जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इनको ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेगा, इश्यू ऑडिट रिपोर्ट टाइप 2, टाइप 1 या 2 दोनों बोल देता हूं, ऑडिट रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट जो आएगा, ये ऑडिट रिपोर्ट एक्सेंचर इनको प्रोवाइड करेगा, विप्रो को, एंड विप्रो फिर हमें प्रोवाइड करेगा। टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट इज रिसीव्ड। ठीक है, एंड फिर हम देखेंगे कि सर इनके कंट्रोल्स कैसे काम कर रहे हैं, एंड उस बेसिस पे हम लोग आगे सर परफॉर्म करेंगे। अभी हमारा स्कोप क्या क्या आएगा एज एन ऑडिटर, इसके अगर ऑडिटर है तो इसके क्या क्या काम करेगा उसका एकदम छोटा सा नमूना देख लो। इसके देखिएगा सर, इनपुट डेटा जो भी भेजा उसका कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, क्या वो कंप्लीट था क्या वो एक्यूरेट था क्या, बिकॉज साहब एक्सेंचर को क्या सपना नहीं आने वाला कि ये लोग जो भेजे वो सही है, बिकॉज एक्सेंचर का काम तो हम लोग टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट से चेक कर लेंगे कि वो सही से करते हैं या नहीं, बट साहब इन लोगों ने जो, विप्रो ने जो डेटा भेजा वो कंप्लीट होना जरूरी है, वो एक्यूरेट होना जरूरी। सेकंड चीज टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट, दैट्स इट, इतना ही काम इसके का रहेगा, इतना ही काम इसके का रहेगा, बाकी कुछ नहीं। ऑडिट वर्क मतलब मेजरली बोल रहा हूं मैं, ठीक है, समझ रहे हो गया। इसी को फिर बाइफर्केट करेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स में। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर, दैट्स इट। ये था हमारा एसे नंबर 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कॉन्सेप्ट। अभी फटाफट से मेरे साथ है ना, पढ़ोगे आप लोग, एकदम अच्छे से देखना क्या बात होती है इसमें। और एक चीज रहता है, तुरंत बता देता हूं, कि कभी कभी क्या होएगा, एक्सेंचर किसी और को काम देगा, एक्सेंचर किसी और को काम देगा, तो एक्सेंचर ने आउटसोर्स करा, सब आउटसोर्सिंग ऑफ ऑलरेडी आउटसोर्स्ड सर्विसेज, मतलब जो विप्रो ने उनको दिया उन्होंने भी किसी और से करवा के लिया सर्विसेज। इस केस में जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन रहता है उसको बोला जाता है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इन दैट केस क्या होएगा, एकदम छोटे इसमें देख लेंगे हम लोग लास्ट में पढ़ते समय, प्लीज ध्यान देना, ठीक है। अभी हम बढ़ते आगे नोट्स में, एकदम अच्छे से ध्यान दो। 402 अभी थोड़ा टेक्निकली पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्चुअली एकदम अच्छे से क्लियर होएगा। ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बात क्या हो रही, ऑब्जेक्टिव क्या है, एकदम अच्छे से ध्यान दो। हम लोगों को रिलेवेंस है विप्रो के ऊपर ध्यान देना। जो विप्रो है माने ऐसा एंटिटी जो लोग यूज कर रहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के काम को, इन दैट केस हम लोग ऑडिट में क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे, दैट्स इट। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि अंडरस्टैंडिंग करना ऑब्जेक्ट
ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग करना, अंडरस्टैंडिंग किस बात का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि साहब जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका नेचर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेचर माने साहब उसका किस टाइप का सर्विस है, एंड उसके बाद में सिग्निफिकेंस माने कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आर यू गाइस क्लियर? क्या नेचर एंड सिग्निफिकेंस चेक करना, उसके बाद में उनका इफेक्ट चेक करना, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज एंड देयर इफेक्ट ऑन द यूजर्स एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू द ऑडिट। मतलब विप्रो को ऑडिट करते समय उनके ऑडिट में जो भी इंटरनल कंट्रोल्स है उसके लिए जो भी रिलेवेंट है वो रिगार्डिंग वो कंट्रोल्स पे इन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है उनका क्या क्या इफेक्ट आता है या आ सकता है उसको अंडरस्टैंड करना। सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्यों कर रहे हैं सब चीजें? क्योंकि हम लोगों को पता लगे कि भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का कितना रिस्क है, कौन सा रिस्क है एंड कितना रिस्क है, दैट्स इट। नेक्स्ट, एंड उस बेसिस पे देन उन रिस्क को रिस्पॉन्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या बनता है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रॉमम। 315 में जो होता था उस हिसाब से, बट ऑब्वियसली 315 का रेफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखना, मैं तो बस ऐसे बातें कर रहा आपको रेफरेंस देने के लिए। बट भैया 315 में जैसे हम आइडेंटिफाई करते थे एसएस रॉमम एंड देन रिस्पॉन्स करते थे 330 में, उसी हिसाब से साहब यहाँ पे पहला टारगेट बनता है 315 के हिसाब से जो हमारा होता था, उसी एंगल के हिसाब से 315 के हिसाब से जो एंगल हम लेते हैं वो कॉन्सेप्ट के बेस पे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, एसेस करना रॉमम को। कैसे? बाय अंडरस्टैंडिंग the nature significance of services and उसका impact on the effect on the internal controls of the entity जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा, एंड देन उस रिस्क को रिस्पॉन्ड करने के लिए डिजाइन करना एंड परफॉर्म करना ऑडिट प्रोसीजर्स। अभी जब रिस्क को आइडेंटिफाई करना, एसेस करना, तो हम लोगों को ऑब्वियसली कोई ना कोई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो ऐसे कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स रहेंगे जो हम लोग परफॉर्म करेंगे, ध्यान दो। सो while obtaining an understanding of the user entity माने जो भैया ये एंटिटी है, विप्रो का नाम दिया जाता है यूजर एंटिटी, ठीक है। विप्रो इज द यूजर एंटिटी। बाद में सब चीजें लिख के ले लेना नोट्स में, इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा कंटेंट सेक्शन में। While obtaining an understanding of the user entity in accordance with 315, the user auditor मतलब सर्विस हम लोग सर्विस ऑडिटर नहीं, यूजर ऑडिटर shall obtain, यूजर ऑडिटर मतलब विप्रो का ऑडिटर, किधर गया? तो इसको नाम देंगे हम लोग यूजर ऑडिटर, थोड़ा प्रॉपरली। यूजर ऑडिटर, ध्यान देना सब। When obtaining an understanding of the user entity in accordance with 315, user auditor shall obtain an understanding of how a user entity uses the service of service organization. कैसे यूजर एंटिटी माने विप्रो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन माने एक्सेंचर का काम यूज कर रहा है, सर्विस को यूज कर रहा है, इंक्लूडिंग उनके बिजनेस ऑपरेशन में, माने विप्रो के बिजनेस ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग क्या टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, नेचर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन माने एक्सेंचर, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दोस सर्विसेज एंड उनका कितना इंपॉर्टेंस है विप्रो के लिए माने यूजर एंटिटी के लिए, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ दैट ऑन द यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल माने विप्रो के इंटरनल कंट्रोल्स पे उस सर्विसेज का कितना इफेक्ट होएगा। सेकंड चीज, ये तो अभी देख लिए थे। सेकंड, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड और अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस अफेक्टेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बोले जो भी ट्रांजैक्शंस उसके बेसिस पे प्रोसेस होते हैं उसका नेचर क्या है, उसका मटेरियलिटी कितना है, क्या मटेरियल ट्रांजैक्शंस है क्या जो उस बेसिस पे डिपेंड करते हैं। तो अभी मैंने बोला पेरोल का एग्जांपल, तो ऑब्वियस मटेरियल रहेगा क्योंकि सैलरी तो इमटेरियल अमाउंट नहीं रह सकता साहब। सो इन दैट सिनेरियो हम लोग क्या बोलेंगे, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन हम लोगों को चेक करना। अगर मैं एग्जाम्पल दूं पेरोल का तो इट अंडरस्टूड की मटेरियल ट्रांजैक्शन है साहब। Next point sub, degree of interaction between the activities of the service organization and those of the user entity। बोले जो विप्रो यूजर एंटिटी है एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन माने एक्सेंचर है, इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, इनके बीच में कैसा कम्युनिकेशन होता है, कितना डिग्री ऑफ इंटरवेंशन होता है, कब कब क्या क्या सर फ्लो रहते हैं, कौन कहां से कैसे शुरुआत करेगा। विप्रो एक्सेंचर को पहले कुछ रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा, एक्सेंचर उनका वर्किंग करेगा, एक्सेंचर इनको
ड्राफ्ट वर्किंग रिव्यू के लिए शेयर करेगा कि कुछ इसमें चेंजेस करने हैं क्या बताओ हम लोगों को, ये लोग चेक करेंगे, ये लोग इनको कुछ एडिशंस रहेंगे अपडेशंस रहेंगे तो बताएंगे, फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। फाइनल ड्राफ्ट के बाद में 1 2 3 ड्राफ्ट जैसे ही प्रोसीजर रहेंगे सर उस हिसाब से बनेंगे। फाइनल ड्राफ्ट होते ही एक बार इन लोगों ने अप्रूव कर दिया, वो लोग फाइनल प्रोसेसिंग कर देंगे एंड फाइनल प्रोसेसिंग करके पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें काफी सारे अप्रूवल्स लगेंगे यूजर एंटिटी लेवल पे, माने विप्रो के लेवल पे कंट्रोल्स रहेंगे कि भैया ड्राफ्ट आएगा तो उसको रिव्यू कौन करेगा, इनपुट डेटा कौन किसको भेजेगा, इनपुट डेटा भेजते समय कौन चेक करेगा, एंड भेजने के बाद सर उनके बाद में जो ड्राफ्ट आएगा उसको कौन रिव्यू करेगा, उसको कौन अप्रूव करेगा, फाइनल ड्राफ्ट जब आएगा तब उसको कौन रिव्यू करेगा, कौन अप्रूव करेगा। जब उनके पास ने सर सैलरी रजिस्टर पूरा बन गया फाइनल रिव्यूअल कैसे होएगा, एंड उसके बाद में सैलरी रजिस्टर के बाद में जब वो सैलरी प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेसिंग के टाइम कौन फाइनल पेमेंट के टाइम अप्रूवल देगा। सर पेमेंट तो कंपनी करेगा, फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्यों भैया, सब डिटेल्स इधर ही रहेगी, सब पेमेंट इधर ही जाएगा। बट फाइनल कभी कभी कैसे होता है कि वो डिपेंड करता है कि ये लोग इनको रिइंबर्स कर देंगे, वो वहां से पेमेंट जाएगा। यूजुअली सर ऐसे ही होता है कि विप्रो से ही पेमेंट जाता है, बट पोर्टल इज एक्सेस्ड बाय एक्सेंचर। तो इन दैट सिनेरियो एक्सेंचर के पास पोर्टल का एक्सेस रहता है, दे प्रोसेस एवरीथिंग एंड दे इवन प्रोसेस फॉर द पेमेंट। आर यू गाइस गेटिंग? तो ये यूजुअली सर होता है, ऐसे जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, कि उन लोगों ने कैसे करना है उसको, कितनी सर स्कोप ऑफ सर्विसेज रहेगी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम लोगों ने बातें करी थी, आपको ध्यान रहेगा मैंने यहाँ पे बात करी थी कि ये लोग बोले कि सर हमारे पास में बेसिक इनपुट रिकॉर्ड्स बनते हैं एंड देन इसके बाद में साहब हम लोग ये सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भेजेंगे एंड देन द लास्ट थिंग विल वर्क आउट इज द रिव्यूअल ऑफ द review and approve of service organization का work and salary processing, salary payment processing। एंड देन थर्ड चीज आता है साहब, ये सेकंड चीज में बोला, एंड थर्ड वाला अकाउंटिंग वाला भी पॉइंट ले लेता हूं। अकाउंटिंग ऑब्वियस है, अकाउंटिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, पेरोल डिपार्टमेंट नहीं करेगा। तो जैसे ही ये चीज हो गया तो पेरोल डिपार्टमेंट अकाउंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये सब डिटेल्स भेज देगा, एंट्रीज भेज देगा एंड वो लोग एंट्री पास कर देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दैट्स इट, यहाँ पे सब चीजें खत्म हो जाएगी। देखना साहब हम बैक ऑफ द इसमें आ रहे हैं फिर से। तो नेचर ऑफ सर्विसेज देख लिया, उसका सिग्निफिकेंस देखा, उसका इफेक्ट देखा, नेचर एंड मटेरियलिटी देख लिया, ट्रांजैक्शन जो इफेक्ट होते हैं उसके वजह से, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन देखा बिटवीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी एंड यूजर एंटिटी का एक्टिविटी, रिलेवेंट कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स देखे सर कैसे कैसे काम हो रही, कौन सी एक्टिविटीज कौन कौन क्या क्या परफॉर्म करने वाला है, मैंने जैसे अभी बताया वो सब चीजें डिपेंड करती हैं। सर एक बार रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया, पहला ऑब्जेक्टिव खत्म। ना उस बेसिस पे हम लोग रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान करेंगे जहां पे हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे। सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के लिए ऑब्वियसली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कौन करेगा, वो लोग करेंगे सर्विस ऑडिटर। तो उसके बाद में इन लोग जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करें कहाँ के, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम लोगों ने यहाँ के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने हैं। सो नाउ हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कौन से आएंगे, यूजर ऑडिटर के। यूजर ऑडिटर ने क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने, तो सबसे पहले ऑब्टेन करना टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट इफ अवेलेबल, ऑब्वियसली अवेलेबल रहना ही चाहिए, सही है, उसका साइंड कॉपी। अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग दूसरा अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। द यूजर ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट, माने ये टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट, उसी को नाम दिया सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग प्रोसीजर। क्या क्या करेंगे प्रोसीजर्स, वो इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कंट्रोल्स का इवैल्यूएट करेंगे, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज एट अ डेट और फॉर अ पीरियड, इज एट अ डेट और फॉर अ पीरियड। एट अ डेट रहेगा तो ये टाइप 1 ऑडिट रिपोर्ट आया, फॉर अ पीरियड रहेगा तो टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट आया। तो हम लोग देखेंगे क्या ये एट अ डेट है या टाइप 2 है, फॉर अ पीरियड है। दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द यूजर्स ऑडिटर पर्पज, जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए यूजुअली जरूरी होता है, मैंने बोला टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट रादर देन टाइप 1। उसके बाद में सेकंड चीज हम लोग देखेंगे वेदर द कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरीफाइंग वेदर द यूजर एंटिटी हैज डिजाइन्ड एंड इंप्लीमेंटेड सच कंट्रोल्स एंड इफ सो टेस्टिंग ऑफ देयर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। बोले क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किसी
यूजर एंटिटी के कंट्रोल्स पे डिपेंड करता है क्या? बोले सर्विस ऑर्गेनाइजेशन माने एक्सेंचर विप्रो के कुछ जो इंटरनल कंट्रोल्स रहेंगे उनको कंसीडर करता है क्या व्हाइल परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज। एंड अगर ऐसा कुछ चीज है तो वो जो कंट्रोल्स विप्रो के एंड पे परफॉर्म होते हैं उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हम लोगों ने चेक करना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियस है जो सर्विस ऑडिटर रहेगा एबीसी एंड एसोसिएट्स हमारे केस में जो एक्सेंचर के सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा है, मतलब एक्सेंचर एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा है, वो विप्रो के ऑडिट नहीं कर पाएगा कंट्रोल्स का। तो हम लोगों ने विप्रो पे जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स है उसका टेस्टिंग करना जरूरी है। क्लियर? जो एक्सेंचर यूज करता है टू प्रोवाइड एज अ सर्विस एंड एक्सेंचर जिस पे बिलीव करता है। देन इवैल्यूएट करना एडिक्वेसी ऑफ टाइम पीरियड कवर्ड बाय द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। बोले जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे हम लोग परफॉर्म तो उसमें कितना टाइम पीरियड कवर करना वो पूरे सा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, उसका इवैल्यूएशन हम लोग करेंगे। जैसे हम लोगों का ये सब चीजें परफॉर्म हो गई करनी टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे, सेकंड चीज हम लोग करेंगे एप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्चुअली हम लोग नहीं करेंगे, ये सर्विस ऑडिटर करेगा। ये कौन करेगा? बाय सर्विस ऑडिटर। एंड देन उसके बाद में साहब आता है यूजिंग द अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर ऑडिटर। बोले आप खुद भी कर सकते हो एज ए सर्विस ऑडिटर, नहीं तो कोई अदर आप कर सकते हो, तो ये सर्विस ऑडिटर है। ठीक है, अभी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा फटाके का आवाज है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सब बंद करके बैठा हो, बट पता नहीं वो आ ही जाता है। सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है देखना, अगर आया होगा आपको फटाके का आवाज तो ही बोल रहा हूं मैं, नहीं आया तो फिर ठीक है, मेरी बात को इग्नोर करो। सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, द लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बात करी, इफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक्सेंचर किसी और को अगेन काम आगे बढ़ा रहा है, तो देन सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट में आइदर इंक्लूड और एक्सक्लूड द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस रिलेवेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। तो चाहे तो सर एक्सेंचर का जो ऑडिट कर रहा है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑडिटर, वो चाहे तो उस सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड कर सकता है या एक्सक्लूड कर सकता है रिलेवेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में, एंड रिलेटेड कंट्रोल्स इन द सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम एंड इन द स्कोप ऑफ सर्विस ऑडिटर्स एंगेजमेंट, एंड वो बताएगा। The two methods of reporting are known as the inclusive method and carve out method. Inclusive माने जहां पे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहे, carve out माने जहां पे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कवर नहीं कर रहे, प्लीज ध्यान रखना। And the last one is if a type 1 or type 2 report exclude the controls at sub service organization। बोले सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड किया, माने carve out मेथड, carve out कर दिया, तो इन दैट केस एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रिलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ द यूजर एंटिटीज एफएस। जब हमारे विप्रो का ऑडिट करते समय हमारे लिए सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के भी कंट्रोल जरूरी है, तो हमने यूजर ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एसे इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों ने क्या बोलना है कि वो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का भी जो सर्विस ऑडिट हुआ होगा उसका भी रिपोर्ट हम लोगों ने लेना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने एक्सेंचर का लिया। दैट्स इट, इतना सर काम हो गया। 402 इज डन ओवर हियर। एग्जाम के रिलेवेंस में ही बात कर रहे हो, ऑब्वियसली ये सब स्टैंडर्ड की जो इस चैप्टर में डिस्कस हो रहे हैं। 402 इज डन। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट मूव कर रहे 450 पे। ठीक है, चलो साहब। यस, तो देखो साहब 450 को डिस्कस कर रहे, अच्छे से ध्यान दो। चलो साहब जल्दी जल्दी, कुछ नहीं, 6 पॉइंट से इस पर्टिकुलर एकदम समराइज करा हो जो इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। एक्चुअली इसका हम काफी बार डिस्कशन करते हैं, जितना भी ऑडिट हमने पढ़ा ना, लॉट ऑफ टाइम जब भी हमारा मिसस्टेटमेंट्स का पॉइंट आता था, कैसे उसको इवैल्यूएट करना है, मतलब कैसे हाउ टू एग्जामाइन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो मटेरियलिटी के टाइम पे इसका मेजरली डिस्कशन हुआ, सैंपलिंग के टाइम पे इसका मेजरली डिस्कशन हुआ, जब एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़े तब भी इसका डिस्कशन हुआ, जब भी हम लोग कोई भी ऑडिट प्रोसीजर करें एंड हम लोगों को कुछ भी मिसस्टेटमेंट मिला, सो नाउ हाउ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वो मिसस्टेटमेंट मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट करेगा, नहीं करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, दैट इज नथिंग बट व्हाट इज ऑल स्टैंडर्ड 450 इज ऑल अबाउट। ओके, सो 450 के क्या बारे में बात करेगा, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड, कि जो भी मिसस्टेटमेंट्स आप लोगों को मिले ना साहब, उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी मिसस्टेटमेंट्स मिले उसको इंडिविजुअली कंपेयर करके देखेंगे विद द परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी एट द एपकॉट डी लेवल। और वो एपकॉट डी लेवल को मैं नाम देता था
क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, आपको याद है क्या, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। तो वो जो क्लियरली ट्रिवियल का वर्डिंग आता है ना टेक्निकली, वो यहां से आता है 450। याद है आपको, मैंने आपको बताया था मटेरियलिटी में ऐसे 320, ऐसे 320 याद करना। हम लोगों ने बात करी थी कि सबसे पहले मटेरियलिटी रहेगा, मटेरियलिटी लेवल, ये इसका बेंचमार्क के बेसिस पे, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक बेंचमार्क्स, बेस्ड ऑन सिलेक्टेड बेंचमार्क्स। ये बेंचमार्क्स वगैरह कैसे सिलेक्ट करने ये लोग, ये हम पढ़ चुके हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में, सही है क्या। उसके बाद में मटेरियलिटी के बाद में आता है मेरा इसके बिलो मटेरियलिटी, कौन सा लेवल, कौन सा लेवल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेवल, सही है। और मैंने बोला था कि ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो लेवल रहेगा ये दो बेसिकली लेवल्स पे रहेगा। ये पहला लेवल आता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का जो है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, ओवरऑल एफएस लेवल, एंड सेकंड आता है एपकॉट डी लेवल। कहां पे आता है, एपकॉट डी लेवल। और ये एपकॉट डी इज नथिंग बट हमारा शॉर्टकट, अकाउंट बैलेंस क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स, सही है। एंड ये जो एपकॉट डी लेवल हमारा होता है, इस लेवल को हम लोग क्या बोलते थे साहब, याद है क्या आपको, ये जो लेवल होता था इसको हम लोग बोलते थे क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, CTT। दिस वॉज द नेम विच वी यूज टू यूज वाइल इन डेलोइट, हम डेलोइट में CTT बोलते थे इसको, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड। और समझाओ क्लियरली ट्रिवियल कहां से बनता है, 450 से बनता है। तो ध्यान देखो वो क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले सर हम लोग क्या करते हैं ना, एक बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड कर लो, मटेरियलिटी के टाइम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, सो रिवाइज कर रहे हैं बस एकदम अच्छे से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले ये जो आएंगे इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट्स, उस इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट्स को इस लेवल पे CTT लेवल पे क्या करो, कंपेयर करो, देखो क्या वो मटेरियल है क्या। सर जो भी बिलो CTT जाएंगे, मतलब CTT के नीचे है नहीं, उसको आइडियली सर कंसिडर करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो आप लोग क्या करते हो, उसका है ना बस क्या करते हो, एक लिस्टिंग बनाते हो, एंड बाद में पूरा की पूरा लिस्टिंग होने के बाद में उसका जो टोटल आएगा CTT के बिलो जो भी थे, उस टोटल को कंपेयर करोगे विद द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एट ओवरऑल एफएस लेवल। क्लियर विद दिस। एंड देखोगे जो भी हम लोगों ने छोड़ दिए, क्या वो इसको एक्सीड कर रहे हैं क्या, प्लस 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 बस उसी टोटल का नहीं। अभी नेक्स्ट पॉइंट बनता है, जो भी इस CTT के लेवल के ऊपर जा रहे थे तो हमने उसको मटेरियल कंसीडर करा एंड मैनेजमेंट को पूछा कि भैया इस मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो हम लोग बेसिक एपकॉट डी लेवल पे देखे उनको आप लोग रेक्टिफाई करो। तो ये भेजा हम लोगों ने रेक्टिफाई करने के लिए। अगर रेक्टिफाई कर दिया मैनेजमेंट ने तो अच्छी बात, तो वो मेरा मिसस्टेटमेंट करेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो जाएगा, सही है। बट सर रेक्टिफाई नहीं करा तो वो मेरा बनेगा अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के वजह से क्या होएगा, मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी इधर, ठीक है। तो ये सर यहाँ पे ऊपर जाने के बाद अगर मैं बोलूं अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है, मतलब अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इंपैक्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो भी सर मेरा इंडिविजुअल लेवल्स पे आया उन सबका मैं एग्रीगेशन किया एंड कंपेयर करा विद द ओवरऑल एफएस लेवल अलोंग विद जो बिलो CTT था उसको जो मैंने छोड़ दिया था वो वाले भी। तो दोनों को मिला के नाउ मैंने कंपेयर करा विद द ओवरऑल एफएस, बिकॉज अल्टीमेटली जो बिलो CTT छोड़ा वो भी अनकरेक्टेड बचा हुआ है, प्लस जो CTT के ऊपर था बट फिर भी सर अनकरेक्टेड है क्योंकि मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करा, वो भी अनकरेक्टेड है। तो दोनों अनकरेक्टेड को मिला दो, बिलो CTT वाले जो नहीं करे करेक्ट एंड अपर CTT वाले जो नहीं करे करेक्ट, दोनों अनकरेक्ट को मिला के कंपेयर कर दिया विद द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एट ओवरऑल एफएस लेवल। एंड देखिए अगर ये इसको क्रॉस कर रहा है तो वो मेरे लिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द ओवरऑल एफएस लेवल क्रिएट करेगा। अगर सर नहीं करता है क्रॉस तो इन दैट केस मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, देयर वुड बी इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है, देयर वुड बी नो एनी इंपैक्ट ऑन द ओपिनियन ऑन एफएस। बट कैन देयर बी द एम्फासिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ? यस एब्सोल्युटली देयर कैन बी स्टिल एम्फासिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ, ओपिनियन पे इंपैक्ट नहीं आएगा, उसकी बात हो गई। क्लियर विद दिस क्या? क्लियर विद दिस क्या? तो यही बातें हुई। ध्यान देखो साहब, पहला पॉइंट क्या बोलता है, देखो पहला पॉइंट बोलता है कि तुम लोगों के जो मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड है ना, तुम लोगों ने जो आइडेंटिफाई करे ऑडिटर ने, उसको एक्यूमुलेट करो, मतलब सबको साथ में जोड़ो। ड्यूरिंग द ऑडिट एक्यूमुलेट द मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट अदर देन दोज दैट आर क्लियरली ट्रिवियल। क्या बोले कि जो तुम्हारे क्लियरली ट्रिवियल है मतलब इसके नीचे है, उसको छोड़ दो,
तो प्राइमरीली हम लोगों ने छोड़ दिया। एक्चुअली बोलूं तो उसको छोड़ने का है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियली कोई डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें बड़ी चीजें क्रिएट कर देती हैं। तो इसीलिए आइडियली प्रैक्टिकल लाइफ में स्टैंडर्ड रिकमेंड नहीं करता इन चीज को करने के लिए, फिर एक भी एक्यूमुलेट किया जाता है। तो मैंने आपको बोला था ये सीटीटी में, अभी जो 2 मिनट पहले मैंने बोला कि बिलो सीटीटी कुछ मिसस्टेटमेंट्स रहेंगे एंड अबाउ सीटीटी कुछ मिसस्टेटमेंट्स रहेंगे। तो ये क्या बोले, स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि सिर्फ उन्हीं मिसस्टेटमेंट्स को एक्यूमुलेट करो जो अदर देन क्लियरली ट्रिवियल हो। मतलब इनको एक्यूमुलेट करने के लिए बोल रहा, अबाउ सीटीटी जो है, accumulate this as per ऐसे 450। बट मैंने क्या बोला आपको सबसे स्टार्टिंग में कि एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में इसको भी एक्यूमुलेट करा जाता है। प्रैक्टिकली these are also accumulated। अभी इसके ऊपर अलग अलग गाइडेंस है, कभी कोई बंदा डिसीजन ले सकता है कि भैया कोई जरूरत नहीं है एक्यूमुलेट करने का तो ना भी ले, बिकॉज एनीवे स्टैंडर्ड रिक्वायर नहीं करता। बट कभी कभी सर कोई बंदा एक्यूमुलेट कर भी लेता है, एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने दोनों टाइप के सिनारियो देखे हैं। मैंने एक ऑडिट ऐसा किया था जहां पे कुछ जरूरत नहीं था एक्यूमुलेशन का, एक ऐसे किया था कि जहां पे जरूरत था। मतलब ऑब्वियसली और भी सर ऑडिट्स किए थे, तो वहां पे मैक्सिमम जगह पे हम नहीं करते थे एक्यूमुलेट इन चीजों को। बट प्रैक्टिकली ना जो अच्छे बड़े क्लाइंट्स रहते हैं ना, वहां पे ये बेसिकली एक्यूमुलेट करा जाता है एंड कंसीडर करा जाता है उसको, जो बहुत टेक्निकली एंड जो टेक्निक के बियॉन्ड जाके भी फेयर तरीके से आपका डॉक्यूमेंटेशन एकदम स्ट्रांग हो, वहां पे ये चीज फॉलो करते हैं। ठीक है, सो भैया प्रैक्टिकली इसको एक्यूमुलेटेड करा जाता है अगर बड़े क्लाइंट्स हो तो। प्रैक्टिकली दिस कैन बी एक्यूमुलेटेड, ऐसे बोलता हूं, दिस कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर बेटर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, सही है, क्योंकि इसको फाइनली ना फिर कंपेयर करने में हमें और एक कंफर्ट लेवल आ जाता है कि सर यहाँ पे कोई रिस्क है क्या। तो अगर छोड़ ही देंगे ना तो फिर वो कभी कभी दिक्कत हो सकता है कि कोई रिस्क हो जहां पे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करके कुछ तो बड़ा फ्रॉड हुआ हो, तो इन दैट सिनारियो ये गड़बड़ हो सकती है। बाकी अदरवाइज सर हम लोगों को स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि इन चीजों को एक्यूमुलेट करना चाहिए आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेट ऑन अ टाइमली बेसिस all misstatements accumulated during the audit with the appropriate level of management unless prohibited by law and regulation। जब तक लॉ एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करता तब तक आपने क्या करना है, जो भी मिसस्टेटमेंट्स आपको पता लगे उसको कम्युनिकेट करना है। किसको, अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हमको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर मैनेजमेंट उसको रेक्टिफाई करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। The auditor shall request management to correct those misstatements। रिक्वेस्ट करना है कि भैया तुम लोग करेक्ट करो उन मिसस्टेटमेंट्स को, नहीं तो बैंड बजेगी। If the management refuses to correct some or all, अगर मैनेजमेंट बोलता है कि हम लोग करेक्ट नहीं करेंगे कुछ चीजें या सर कुछ भी नहीं करेक्ट करेंगे, communicated by the auditor shall obtain an understanding of the reasons। तो फिर उनको रीजंस पूछो कि भैया क्यों करेक्ट नहीं करेंगे, एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में प्रोसेस है। ऑडिटर ने डिटरमाइन करना है, देन इन दैट सिनेरियो डिटरमाइन करना है कि क्या मेरे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान में कोई रिवीजन करने का जरूरत है क्या, रिवीजन करने का जरूरत है क्या। कब, if the aggregate of the misstatements accumulated during the audit approaches materiality determined in ऐसे 320। और हम लोगों ने देखा कि वो materiality कौन सा है मेरा, परफॉर्मेंस materiality at the overall FS level, at the overall FS level। देखेंगे साहब क्या वो मेरा एग्रीगेट इसको क्रॉस कर रहा है क्या, एग्रीगेट एक्यूमुलेटेड मिसस्टेटमेंट्स क्या इसको क्रॉस कर रहा है, जो भी अनकरेक्टेड है, जो भी अनकरेक्टेड है। कम्युनिकेट विद TCWG अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जो भी करेक्ट नहीं हुए उन सबको कम्युनिकेट करना TCWG को, एंड द इफेक्ट दैट दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, वो अकेले में अपने आप में एंड एग्रीगेट में सब कितना इफेक्ट क्रिएट करते हैं, एंड क्या उसका इफेक्ट may have an opinion, may have an impact on the opinion on the in the auditor's report unless prohibited by law and regulation। तो TCWG को बताना जरूरी है कि भैया इसका इम्पैक्ट कितना आ सकता है मेरे ऑडिट ओपिनियन पे। द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट दैट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स बी करेक्टेड। तो ये अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स भी करेक्ट होने
चाहिए, ऐसा ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा। किसको रिक्वेस्ट करेगा रे साहब? TCWG को। देन द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। याद करना, इसे 580 में हम लोगों ने बात करी हुई थी कि जो भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स रहेंगे उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग पूरा की पूरा लिस्टिंग मैनेजमेंट से करा के लेंगे WR में। एंड वेयर द अप्रोप्रिएट TCWG whether they believe the effects of, जहां पर ऑडिटर बिलीव करता है कि इफेक्ट्स ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इमटेरियल है, सॉरी मैनेजमेंट जब बिलीव करता है कि इफेक्ट्स ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इमटेरियल है एंड वो बोलते हैं कि हमारे लिए इसका कुछ मायने नहीं रखता एंड दैट्स व्हाई हम लोग करेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे भाई तुम लोग अगर ऐसा बात कर रहे हो तो प्लीज क्या करो, तुम लोग इसको लिख के दे दो हमें WR में कि आपके लिए ये बहुत इमटेरियल है एंड इसलिए आप लोगों ने इसको करेक्ट नहीं करा। सो जो भी रीजन है ना उसके साथ उसका पूरा की पूरा लिस्टिंग जोड़ दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, ऐसे 580 के हिसाब से। क्लियर विद दिस क्या? एंड अ समरी ऑफ सच टर्म्स शैल बी इंक्लूडेड इन और अटैच्ड टू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एंड उस रीजंस के साथ उस पूरे के पूरे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स का समरी भी आप लोगों ने ज्वाइन करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द ASAP 450। अभी बोलना मुझे इसमें से कौन सा चीज है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, पूरा की पूरा पढ़ चुके हैं। अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर करते समय इसका डिस्कशन पूरा हो चुका है। मटेरियल के टाइम हुआ था, उसके बाद में सैम्पलिंग के टाइम हुआ था, ऑडिट प्रोसीजर्स के टाइम हुआ था। लॉट ऑफ टाइम्स वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग्स। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर। कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई सवाल नहीं रहेगा। यही है बस 450, दैट्स इट, खत्म। और कुछ नहीं दिया 450 में, ठीक है। बस इसी बातों को और ज्यादा डिटेल में दिया है जो काफी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो साहब, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छे से कर लेना, जहां पे इस पे मेजरली बच्चे ध्यान नहीं देते, तो दैट्स व्हाई गाइस आप लोग अच्छे से कर लेना, सो दैट अगर कभी एक्सेप्शनल ऐसे क्वेश्चन आ गए, जैसे ICAI यूजुअली पूछता है अभी इस जमाने में कि जहां पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो साहब आप लोगों को इसका फायदा होगा, ठीक है। देखो साहब 540 क्या बोलता है? ऑडिट एविडेंस फॉर द अकाउंटिंग एस्टीमेट्स, कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए हम लोग क्या क्या ऑडिट एविडेंस लेंगे एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स के लिए, उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्क्लोजर है तो उसके लिए क्या क्या हम लोग ऑडिट एविडेंस लेने वाले हैं, उसके बारे में बात करिए 540 ने। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टैंडर्ड का? ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फेयर वैल्यू पता है कि आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में? फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है? बेसिक तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पता होगा। फेयर वैल्यू क्या? फेयर वैल्यू इंडेक्स में काफी ज्यादा रिलेवेंस आता है, आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। इंडेक्स में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे फेयर वैल्यूएशन की बात करिए। मतलब फॉर एग्जांपल देखना, मैं अगर बोलूं मेरे बैलेंस शीट में कोई एसेट दिख रहा है, अभी वर्टिकल बैलेंस शीट है, इसमें कोई एसेट दिख रहा है साहब, ये एसेट का बैलेंस शीट में बुक वैल्यू कितना है देखना। इस एसेट का बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है कुछ सर 5 लाख रुपए। आज मैं देखो इस बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है 5 लाख रुपए, बट शायद साहब इसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिटोरिएशन हो चुका है। मतलब बुक वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि आज अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए, क्या आज अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो ये एसेट का इतना वर्थ होना चाहिए, ऐसा नथिंग बट उसका जनरल सेंस में मीनिंग होता है। लॉजिकल है ना। कोई भी बैलेंस शीट का वैल्यू क्या इंडिकेट करता है उस दिन पे? एज ऑन डेट वो इंडिकेट करता है कि आज अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो उसके पास में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, तो माने उतना उसको रिकवरी आएगा एसेट्स का एंड उतना साहब उसको पे ऑफ करना पड़ेगा, तो उसके पास कितना नेटवर्थ बचा। तो रिकवरी आना मतलब व्हाट वी आर एज्यूमिंग कि वो एसेट का वैल्यू दर्शा रहा है, एक्चुअल में उतना हो सकता है मार्केट में, बट सर पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये जो बुक वैल्यू आया ये तो हमारा शेड्यूल 2 का यूजफुल लाइफ के बेसिस पे डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद आया, जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट में था। सो एक्चुअल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन करके अगर लाए तो जरूरी नहीं ना कि मार्केट में भी उतना ही वैल्यू हो। तो एक्चुअल में शायद एक्चुअल में अगर मैं इसका वैल्यू देखूं तो मार्केट में सर इसका वैल्यू है मान लो कुछ 3 लाख रुपए। मार्केट में इसका वैल्यू है कुछ 3 लाख रुपए। तो मैंने क्या बोला भाई, जिस चीज का मार्केट में 3 लाख का वैल्यू है मैं उसको बैलेंस शीट में 5 लाख पे क्यों दिखाऊं? लॉजिकल है। जिस चीज का मार्केट में 3 लाख का वैल्यू है मैं उसको 5 लाख पे क्यों दिखाऊं? लॉजिकल है। तो आई नीड टू एडजस्ट, आई नीड टू राइट ऑफ द एसेट ऑफ 5 लाख बाई ₹2 लाख। 5 लाख के एसेट को 2 लाख से राइट ऑफ करना पड़ेगा और 3 लाख रुपए मार्केट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट पे दिखने चाहिए। जब ये ट्रीटमेंट बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू ट्रीटमेंट।
मतलब उस एसेट का एक्चुअल में फेयर वैल्यू कितना है, मतलब जो होना चाहिए उतना वैल्यू कितना है, दैट इज 3 लाख रुपीज। सो अगर 3 लाख का वैल्यू है उसको 5 लाख में बुक्स में दिखा रहे हैं तो सर सेंस नहीं बनता। इसलिए इंडेस में कई सारे जगह पे जरूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू अप्लाई होगा। इट डिपेंड्स लॉट ऑफ टाइम्स ऑन व्हाट एंटिटी इज फॉलोइंग। अगर एंटिटी बोलता है हम लोग फेयर वैल्यू फॉलो करेंगे तो सब चीजें आपको फेयर वैल्यू की तरफ से इवैल्यूएशन करवा के लेनी पड़ेगी। एंड वो वैल्यूएशन करवाने के लिए एक बंदे का क्वालिफिकेशन आया रजिस्टर्ड वैल्यूअर करके। क्या बोला मैंने? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो जो बंदा रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उसका कोर्स कौन लाता है? ICAI का ही कोर्स है, ध्यान रखना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो जो भी बंदा रजिस्टर्ड वैल्यूअर रहेगा वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर पूरा वैल्यूएशन करा के देगा इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, एंड उस बेसिस पे साहब वो फेयर वैल्यू का अकाउंटिंग होता है। अभी मैंने बात करनी है, जब भी ये फेयर वैल्यू होता है तो भी एस्टिमेशन ये कि मार्केट में 3 लाख रहेगा। पॉसिबल थोड़ी ना है कि सब जगह पे 3 लाख ही रहेगा, कभी 2.5 लाख में भी मिल जाए, कभी 3.5 लाख में भी बेच सकते। बट साहब एक ऑन एन एवरेज क्या सर एस्टिमेट्स है, उसके लिए कुछ एजम्पशंस लेंगे, उसके लिए कुछ इनपुट डेटा लेंगे, कुछ मार्केट स्टडी करेगा। कौन? वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर। सो इन दैट सिनेरियो सर ये जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनता है, तो इन दैट सिनेरियो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का वैल्यूएशन कैसे होएगा वो बात करी है इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में कि उसके लिए हम लोग क्या क्या ऑडिट एविडेंस लेंगे। अभी थोड़ा एक बेसिक लेवल पे ध्यान रखना, जब मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फेयर वैल्यू की, मुझे फेयर वैल्यू की बात करनी, बाकी तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स नॉर्मल है, आप लोगों को पता है। फेयर वैल्यू में क्या होएगा सर, कोई भी ले लो, मान लो जब मैनेजमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफएस बनाने का मैनेजमेंट के पास है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द मैनेजमेंट। व्हाट आई वांट टू से इज जब फेयर वैल्यूएशन आया तो इंडेस बोलता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू करवा के लो सबके सब एसेट्स को, लायबिलिटीज को। अगर आप लोग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग फॉलो करते हो, फेयर वैल्यू ट्रीटमेंट फॉलो करते हो, तो आपको करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से जो फेयर वैल्यू फॉलो करने उतने एसेट्स को उन रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोगों ने वैल्यू करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया 16 जो बात करता है वो बात करता है पीपीई के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बोलता है तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो आपके पास में 2 एजम्पशंस है। पहला जब इंडेस नया लगाए तो आप लोग कॉस्ट के बेसिस पे जा सकते हो, डिम्ड कॉस्ट एग्जेम्पशन पैरा नंबर D7AA करके कोई पैरा है इंडेस में 101 जब फर्स्ट टाइम एडॉप्ट करते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होगा ये चीजें, वो छोड़ दो पैरा नंबर वगैरह। सिंपल सी बात करूं तो आपके पास में कॉस्ट का एजम्पशन दिया हुआ रहता है, नहीं तो आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग क्या कर सकते हो, एक तो जैसे एक्चुअल कॉस्ट है उसको लेके जा सकते हो, आपको चाहे तो आप लोग फेयर वैल्यू भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो किसी ने फेयर वैल्यू अप्लाई कर दी ना, 5 लाख का कोई फिक्स्ड एसेट दिख रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहा है पीपी, वो 3 लाख का वैल्यू करना चाह रहा है क्योंकि रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने बोला कि उसका वैल्यू फेयर वैल्यू शुड बी 3 लाख रुपीज। नाउ जब ये 3 लाख रुपीज का वैल्यू किया तो नाउ देयर वुड हैव बीन लॉट ऑफ assumptions, there would have been lot of input data involved in order to understand कि वो 3 लाख का वैल्यू है क्या। मैनेजमेंट ने किसी और से काम करवा के लिया तो मैनेजमेंट इज यूजिंग द वर्क ऑफ समबडी एक्सपर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉइंट बनेगा मेरे ऐसे 620 में भी इन दैट सिनेरियो। क्यों बोल रहा हूं मैं? आई एम लिंकिंग दैट ऐसे 620 टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेयर मैनेजमेंट इज यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। मैनेजमेंट इज यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। यहाँ पे ये बंदा ऑडिटर्स का एक्सपर्ट नहीं, ध्यान रखना। ही इज नॉट वर्किंग फॉर ऑडिटर और ही इज नॉट हेल्पिंग फॉर ऑडिटर, बेसिकली इज वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट। नाउ व्हेन ही इज वर्किंग फॉर द मैनेजमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट वी वुड बी यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वो उसके लिए काम करने वाला है। अभी अगर वो उसके लिए काम करेगा तो जब भी हम लोग देखेंगे कि वो उसका फेयर वैल्यू सही से निकाला या नहीं निकाला, क्या उसका बेसिस लिया, क्या जो भी assumptions लिए, whether those are reasonable or not, तो we would have to rely on what that particular management expert का report, उसके लिए कुछ उसका कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी का टेस्टिंग होता है, वो करेंगे हम लोग कि क्या वो बंदा सच में कॉम्पिटेंट है क्या कि वो फेयर वैल्यूएशन करा के दे, वो सब चीजें हम लोग चेक करेंगे। हम लोग देखेंगे जो भी assumptions दिए थे, इनपुट डेटा दिए थे, वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच हो रहे हैं क्या, वेरेवर इट इज पॉसिबल। जो भी assumptions है क्या वो रीजनेबल है क्या वो लगता है क्या कि हिस्ट्री देख के वैसा ही होना चाहिए जैसे ग्रेचुटी में करते थे हम लोग, सेम चीज यहाँ पे होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसके बारे में पहले बात करिए। इस ऑब्जेक्टिव में क्या बोला है
कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर रिकॉग्नाइज्ड और डिस्क्लोज, कि ये कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो, फिर चाहे रिकॉग्नाइज किया हो या सिर्फ डिस्क्लोजर गया हो, क्या वो रीजनेबल है क्या वो रीजनेबल है क्या, ये हमारी पहली चीज बनती है, क्या वो रीजनेबल है क्या। उसके बाद में उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्क्लोजर्स है, सिर्फ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का अमाउंट्स की बात नहीं करी, वो बोले रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर्स है क्या वो एडिक्वेट है क्या फॉर द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फेयरली प्रेजेंट करने के लिए एफएस को क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है। स्टैंडर्ड क्या बोलता, तुम लोगों ने कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करनी है, कैसे करनी देखना। सबसे पहले कुछ रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, और उसके बाद में उस असेस्ड रिस्क के ऊपर आप लोगों ने रिस्पॉन्सेस डिजाइन करने पड़ेंगे, जहां पे आप लोग टीओसी करोगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करोगे, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स करोगे। क्लियर। तो सबसे पहले सब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे करेंगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोला कि एक वर्ड ध्यान में रख लेना, अंडरस्टैंडिंग करना होता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, सबसे पहली चीज कि कौन से एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिक्वायरमेंट्स इन लोगों ने फॉलो करे हैं। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिलेवेंट टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, वो हम लोगों को पता होने चाहिए। सेकंड चीज, मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है ऐसे ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को, कंडीशंस को, जिसके वजह से कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट आ सकता हो। क्या बोले, हाउ द मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज द ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट मे गिव राइज टू द अकाउंटिंग फॉर व्हाट योर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मैनेजमेंट से एक बार इंक्वायरी करोगे एंड मैनेजमेंट को ये क्वेश्चन पूछोगे, तो ये इंक्वायरी का ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे आने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मेजरली अंडरस्टैंडिंग के टाइम इंक्वायरी किया जाता है एंड इंस्पेक्शन किया जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स का, मैन्युअल्स का वगैरह। तो सबसे पहले एएफआरएफ कौन सा एप्लीकेबल है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए, उसको अंडरस्टैंड करोगे, वो क्या चाहता है। उसके बाद में सेकंड चीज, मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है ऐसे ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, कंडीशंस को जिसका अकाउंटिंग एस्टिमेट जरूरी हो। देन मे मेक द इंक्वायरीज अबाउट द चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस दैट मे गिव राइज टू न्यू और द नीड ऑफ रिविजन ऑफ द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। बोले आप लोग एक और इंक्वायरी करो कि ऐसा कोई सर्कमस्टेंस हुआ कि जब अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का वैल्यूएशन करा था या ट्रीटमेंट करा था, उसके बाद में कोई सर्कमस्टेंस चेंज हो गए एंड आपको रिवीजन करना पड़ा उस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, तो रिवीजन वाला कोई सर्कमस्टेंस आया गया, सर्कमस्टेंसेस टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अगर ऐसा कुछ आया तो उसका इंक्वायरी आप लोगों ने मैनेजमेंट से करना है। उसके बाद में कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को करता है, अंडरस्टैंड करना है कि कौन से डेटा के बेस पे वो लोग ये कैलकुलेशंस करते हैं। समझे क्या, डेटा बेस्ड ऑन विच दे आर परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, इंक्लूडिंग उसमें मेथड क्या होता है उनके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, कौन सा मॉडल को अप्लाई करते हैं, कौन से मॉडल को यूज करते हैं, उसके रिगार्डिंग रिलेवेंट कंट्रोल्स कौन से मैनेजमेंट के, क्या मैनेजमेंट किसी एक्सपर्ट का यूज करता है, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट का यूज करता है क्या, जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। द एग्जामिशंस जो भी है क्या वो रीजनेबल है क्या, उसके बाद में हम लोगों ने समझना है, ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं अभी। वेदर देयर हैव बीन और टू बी अ चेंज फ्रॉम द प्रायर पीरियड इन द मेथड्स फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। बोले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करने के लिए जो भी मेथोडोलॉजी यूज होता है वो लास्ट ईयर के हिसाब से क्या इस साल में कोई चेंज हुआ है क्या, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी में हम लोग करते हैं। एंड लास्ट वन बोले वेदर एंड इफ सो हाउ मैनेजमेंट असेस द इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। बोले जो गोइंग कंसर्न का एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होता है या साहब कोई और भी असेसमेंट हो विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जहां पे कुछ चीजें एजम्पशन कर रहे हो और वहां पे कोई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, तो कोई अनसर्टेनिटी हो तो उसके एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी को साहब आप लोग कैसा इफेक्ट देते हो, उसका इफेक्ट क्या क्या आएगा ये आप लोगों ने समझ लेना है कि हाउ द मैनेजमेंट असेस द इफेक्ट ऑफ दैट अनसर्टेनिटी जो एस्टिमेट हुआ है। तो ये सब चीजें बनेगी आपकी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में, ध्यान रखना पड़ेगा, लॉजिकली समझना पड़ेगा। उसके बाद में इन असेस्ड रिस्क के ऊपर आप लोग कैसे रिस्पॉन्स डिजाइन करोगे, तो आपको पता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद हम लोग जो 330 में रिस्पॉन्सेज देते हैं उसमें दो चीजें बनती है, एक बनता है मेरा टेस्ट ऑफ डिटेल, सेकंड बनता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, सो सबसे पहले देखना टेस्ट ऑफ डिटेल्स माने वाउचिंग वेरिफिकेशन, इतना तो दिमाग में फिट हो गया।
तो क्या मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली अप्लाई करा है क्या रिक्वायरमेंट्स ऑफ एएफआरएफ? जो भी एएफआरएफ हम लोगों ने अंडरस्टैंड करके लिया पहले पॉइंट में यहाँ पे एप्लीकेबल है, क्या उसको मैनेजमेंट ने सही से अप्लाई करा या नहीं करा, ये आप लोग चेक करोगे किसमें, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। जो भी मेथड से क्या वो अप्रोप्रिएट है क्या, एंड उसमें कोई सर एप्लीकेशन कंसिस्टेंट हुआ है क्या, माने कोई चेंजेस हुए क्या, अगर चेंजेस हुए तो अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिए क्या, अलॉन्ग विद द रीजन एंड इफेक्ट इफ इट इज मटेरियल। अगर मटेरियल हो तो क्या उसका डिस्क्लोजर इन लोगों ने दिया है क्या, उसके इंपैक्ट का भी अलॉन्ग विद द रीजनिंग। क्या सर कंसिस्टेंटली फॉलो हुए, अगर कंसिस्टेंटली हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई चेंजेस हो तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और मेथड फॉर मेकिंग द प्रायर पीरियड आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, क्या वो चेंजेस एप्रोप्रिएट है क्या जो भी इन लोगों ने किए। Whether the events occurring up to the date of auditor's report provide the subsequent audit evidence regarding the accounting estimates। बोले जो भी एस्टिमेट किया ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो सर बाद में पीरियड बनता है आपका, सब्सिक्वेंट ऑडिट का जो पीरियड बनता है, ऐसे 560 में हम लोग देखते हैं कि सब्सिक्वेंट ऑडिट पीरियड में, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के केस में, सब्सिक्वेंट ऑडिट पीरियड बोलता हूं मैं, कि सब्सिक्वेंट ऑडिट पीरियड में माने अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब 31 मार्च से लेके आप लोगों का ऑडिट रिपोर्ट डेट तक जो भी सर कुछ चीजें हुई हो, उन चीजों के वजह से आपको इतना तो समझ रहा है क्या कि यहाँ पे जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कर रहे थे उसका रीजनिंग सही हो रहा है, आगे वो जस्टिफाई हो पा रहा है क्या नहीं हो पा रहा है, वो आप लोगों ने चेक करना कि जो भी सब्सिक्वेंट ऑडिट पीरियड में इवेंट्स हुए हो, सब्सिक्वेंट इवेंट्स लिख देता हूं मैं यार, वो ज्यादा बेटर रहेगा, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, क्या वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स प्रोवाइड करते हैं क्या, सब्सिक्वेंट इवेंट्स प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो मानो किसी ने कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट करा था 31 मार्च पे 5 लाख रुपए का, एंड वो एस्टिमेट आगे जाके सर सच्ची हो जाता है एंड मुझे ऑडिट रिपोर्ट करने तक वो इवेंट हो चुका है, तो नाउ आई नीड टू चेक कि जो एक्चुअल में हुआ उसके हिसाब से प्रोविजन जो एस्टिमेट जो किया था उसमें कोई सब्सिक्वेंट मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो ना आए। एंड द लास्ट पॉइंट बनता है कि कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट करता है एंड कौन से डेटा को वो बेस करके कंसीडर करता है, एंड उस डेटा को भी टेस्टिंग करना आप लोगों ने जरूरी है। उस डेटा का क्या क्या टेस्टिंग करोगे भैया, दो चीजें बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा आपको, कंप्लीट है क्या वो डेटा, एंड सेकेंड चीज एक्यूरेसी, ये हमने बहुत बार देख चुके हैं ऑलरेडी। सोर्स डेटा का कंप्लीटनेस एक्यूरेसी, सो एग्जैक्टली ऐसे ही इनपुट डेटा जो लिया आप लोगों ने वो सही लिया या नहीं लिया वो हमने देखना है, ये बना मेरा टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इसके बाद में और एक चीज आता है आपको बताया फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, एंड इंटरनल कंट्रोल्स में हम लोग डीम ऑफ आईसी प्लस वही देखते हैं, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो सबसे पहले से आप टेस्ट करो उन पर्टिकुलर कंट्रोल्स के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स ओवर हाउ द मैनेजमेंट मेड द अकाउंटिंग एस्टिमेट अलोंग विद द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टुगेदर विद द एप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। आप लोग टीओसी भी करोगे ना, अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी करोगे। ऑडिटर ने डेवलप करना है अ पॉइंट एस्टिमेट एंड अ रेंज टू इवैल्यूएट मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट टेकिंग इनटू अकाउंट द वेरिएबल्स एंड टू इवैल्यूएट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस फ्रॉम द मैनेजमेंट्स पॉइंट एस्टिमेट। बोले जैसे मैनेजमेंट करता है वैसे ही आप लोग रीपरफॉर्मेंस करके देखो एक्टिविटी का बाई परफॉर्मिंग सर्टेन एक्सपेक्टेशन बिल्डअप। हम लोग आपको याद होगा जब रेंट पेरोल का एक्सपेंडिचर का एग्जांपल देता था, रेंट का एग्जांपल देता था कि रेंट एग्रीमेंट में देखो साहब 50,000 रुपए पर महीने का अमाउंट है, 12 महीने बोला तो लगभग 6 लाख रुपए का रेंट होना चाहिए। सो क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 6 लाख दिख रहेगा, तो पहले जो कैलकुलेशन करके 6 लाख निकाले उसको बोले एक्सपेक्टेड अमाउंट की इतना होना चाहिए। Now we are comparing that expected amount to what actual expenditure in the books of accounts. The same logic to certain extent हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट सी में यूज करेंगे। क्या बोल रहे हैं देखो, वो बोल रहे हैं कि तुम लोग कुछ एस्टिमेशन करो तुम्हारे हिसाब से रिपरफॉर्म करके कि क्या कितना एक रेंज होना चाहिए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का, कितना आइडियल एस्टिमेट होना चाहिए, एंड देन कंपेयर दैट विद द मैनेजमेंट एस्टिमेट। मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट करा उसके साथ कंपेयर करो एंड देखो क्या इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है क्या। अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है तो फिर साहब वो दिक्कत की बात है, तो वो नहीं चलने वाला। समझ रहे हैं क्या? आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर है क्या एकदम अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट, कंसीडर
whether the specialized skills or knowledge in relation to one or more aspects of the accounting estimates are required in order to obtain the sufficient appropriate audit evidence। बोले क्या आप लोगों को कोई स्पेशल स्किल स्पेशल नॉलेज का जरूरत है क्या इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? अगर है तो साहब आप लोग किसको यूज करेंगे? ऑब्वियस है मैनेजमेंट एक्सपर्ट को। ये किसकी बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने जो काम करा उसको आप लोग यूज करोगे, नहीं तो साहब ऑडिटर्स का एक्सपर्ट काम करेगा। Check whether the management has considered alternative assumptions or outcomes and why it has rejected them, and how the management has otherwise addressed estimation uncertainty in making accounting estimates। बोले कहीं पे ऐसा कुछ हुआ क्या कि कोई एजम्पशन आउटकम लिया था बट उसको उन लोगों ने कंसीडर नहीं करा, कुछ अल्टरनेटिव एजम्पशंस को आउटकम्स को कंसीडर करा। तो आप लोगों ने एज एन ऑडिटर समझना जरूरी है कि पहला वाला जो इन लोगों ने रिजेक्ट करा वो क्यों करा, what was the fact behind that particular rejection of that particular outcome or assumption। अगर आप लोगों को वो चीज समझ जाता है तो then you will understand कि whether how much the revised one is appropriate in accordance with the entity। The auditor shall obtain and लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो मैनेजमेंट से एंड जहां पे जरूरत हो TCWG से, जहां पे बिलीव करते हैं कि सिग्निफिकेंट एजम्पशंस यूज हुए हैं इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्या वो रीजनेबल है क्या नहीं है। मतलब मैनेजमेंट TCWG क्या बिलीव करता है क्या कि जो भी उन लोगों ने सिग्निफिकेंट एजम्पशंस करे वो रीजनेबल है, ये इन लोगों ने हम लोगों को क्या करना है? रिटर्न में देना है थ्रू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर। तो इस हिसाब से साहब हम लोगों का ये पर्टिकुलर ऐसे 540 भी यहाँ पे खत्म होता है अकाउंटिंग एस्टिमेट। अभी तक हम लोगों ने 3 स्टैंडर्ड्स देख लिए, 402, 450 एंड उसके बाद में 540। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर। कोई शंका, कोई सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे मुझे लगता है। एंड इस बेसिस पे मुझे लगता है कि हम लोग एनीवेज ये खत्म नहीं कर पाएंगे 600, 610 एंड 620। तो ये 1, 2 एंड 3 पेजेस को हम लोग खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे एंड फिर हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक ही चैप्टर बचेगा ऑडिट ऑफ बैंक्स। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस। अगर कोई शंका हो, सवाल हो, दिक्कत हो तो प्लीज बताना गाइज मुझे एंड वी विल डिस्कस अहेड अराउंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। चलो गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से ध्यान रखो अपना खुद का, अपने फैमिली का। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से सब चीजें समझ गई है लॉजिकली एंड टेक्निकली एज वेल। बस रिवीजन करते रहना, जो भी पार्ट लिखा हुआ है इसका PDF फाइल देख के राइट अप कंप्लीट कर लेना, लेक्चर के साथ ही कंप्लीट कर लेना भाई, प्लीज इसको एक्यूमुलेट मत करना, ठीक है। 450 के फ्लो में आके अगर एक्यूमुलेट करते गए, बोले एक्यूमुलेट करके बाद में देखेंगे मटेरियल है क्या राइट अप या नहीं है, तो बैंड बजने वाली है आपकी, ऐसे मत करना गाइस। एवरीथिंग इज मटेरियल इन आवर सिनारियो, हमारे सिनारियो में कोई भी CTD के नीचे नहीं है। चलो सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना खुद का, अपने फैमिली का। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट वंस अगेन एंड बाय बाय।